हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे मुदाह घर कहा करते थे। ठीक है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहा कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर में लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब सोचिए, ये लोग बच्चे इसको भुतहा घर मानते हैं, लेकिन जो लोग बड़े इंसान, जो इनसे बच्चों से बड़े हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि इसको जो मंत्री हैं उनसे कहकर इसकी सुरक्षा की जाए। ठीक है। क्योंकि ये अब सुरक्षा क्यों की जाए? क्योंकि ये बहुत पुराना है, इससे बहुत यादें जुड़ी हैं हम लोग की। एक तो ये इतना पुराना है, तो इससे लोग ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले लोग कैसे घर बनाते थे, कितनी अच्छी नक्काशी किया करते थे। लेकिन बच्चे इसे भुतहा घर समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। भाई कोई चीज़ पुरानी हो, कोई भी घर पुराना हो या कहीं भी हो गए, तो उसमें बंजर हो जाता है, जिसमें लोग जाने से डरने लगते हैं, चाहे वो जब की हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ ये अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तब से आज से लगभग 150 साल पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। कहाँ? पंजाब में। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इन लोगों ने ईंटें उखाड़ डाली थी? हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हड़प्पा है? आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ठीक है। अब अच्छी ईंटें हैं तो वो लोग उखाड़ ले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। सोचिए, 150 साल पहले हुआ था, उसके बाद 80 साल पहले, उसके 80 साल बाद इसका पता लगाया, ढूंढा। और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने महाद्वीप और उपमहाद्वीप के बारे में अंतर बताया था। महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप हुआ, और उपमहाद्वीप जैसे उसका छोटा सा पार्ट, ठीक है, वो उपमहाद्वीप कहलाएगा। जैसे भारत का अपना उपमहाद्वीप, पूरे भारत के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, वो उपमहाद्वीप होगा। जैसे कि उसकी पूरी पर्वत और मिला के सब उपमहाद्वीप बनता है। पिछले मैंने बढ़ाया, आप देख सकते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है। किस नगर की खोज? हड़प्पा की बात कर रहे हैं। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा से मिली तो हड़प्पा सभ्यता की कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले। ठीक है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों की सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि पुरानी इमारत जब रहेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि पहले लोग किस तरह के घर बनाया करते थे, किस तरह की इमारतें बनाया करते थे, किस तरह की नक्काशी किया करते थे, कैसे उसकी डेंटिंग पेंटिंग किया करते थे। ठीक है। जिससे आज लोग सीख सकते हैं। तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अपने आप टूट जाए तो बात अलग है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा उन लोगों ने? नगर दुर्ग कहा। ये इंपॉर्टेंट, नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। ऊपर वाले को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है। चलिए इधर देखते हैं क्या लिखा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिली हैं। ठीक, ये नगर क्या हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसमें मिली है। आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरे, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है।
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगर दुर्ग में, नगर दुर्ग निचला हिस्सा, ठीक, खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। एक स्नानागार पूछ लेते हैं कि कहाँ है, तो कहा मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। सोचिए, स्विमिंग पूल उस समय बना होगा, कितना अच्छा लगता था। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, ये देखिए मोहनजोदड़ो, सोतकाको, सिंधु नदी, ठीक है, और ये हड़प्पा है, राखीगढ़ी, कालमबंगा, सब यहीं पर हैं। ये देखिए, ये अपना गुजरात का हिस्सा है, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्या? बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें, ये देखिए स्नानागार, कितना अच्छा था, स्विमिंग पूल, महान स्नानागार। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब क्या, कुछ स्नानागार तो सब में होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नाली में ढलान नहीं होगी तो पानी बह कहाँ पाएगा। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो आज हमारे यहाँ सोचिए होता है, वो आज से लगभग 4700 साल पहले हो चुका था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मोहनजोदड़ो बनाए जाते थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सोचिए, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ठीक है, दो अंतर बताइए, सोचिए, बताइए। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। भाई यहाँ पर जो हड़प्पा है, यहाँ पर एक से एक धातुएं मिली है। ये लोग, ये पुरातत्वविद कहते हैं, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपिक, सोचिए, अन्य चीजों पे लिखते थे और मुहरों पे लिखते थे। कौन? लिपिक। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे यहाँ लोग, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों को किस्से, कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेले होंगे। खिलौने भी मिले हैं तो खेले होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि खिलौने खेला करते थे बच्चे। ये देखिए नालियां कैसी होती थी, ये देखिए कुएं। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ठीक है, मेहरगढ़ गांव। मेहरगढ़ गांव कहाँ है? बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आसपास है। ठीक है, ये देखिए मेहरगढ़ कहीं यहाँ कहीं पे है मेहरगढ़। ठीक है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आसी पास है, बलूचिस्तान में आसपास। सबसे ऊपर वाला जो चित्र है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसमें बना नाला है। ठीक है, ऊपर एक कुआं, ये कुआं है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया। बाईं ओर नीचे, ये देखिए बाईं ओर नीचे इसकी बात कर रहे हैं। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। अब ये जो लिखा है
अभी तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए कि ये लिखा क्या चीज़ है, पता कर रहे हैं। और ये जो दाईं ओर है चित्र, ये क्या है, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, ये देखिए गेंडा जैसा लग रहा है, कुत्ता जैसा लग रहा है। ठीक है, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। पक्की मिट्टी के खिलौने और प्लास्टिक के खिलौने कितने अच्छे होते थे। पक्की मिट्टी के खिलौने कितने अच्छे थे प्लास्टिक के कंपेयर में, क्योंकि पक्की मिट्टी के खिलौने अगर टूट गए तो हम लोग उनको फेंक दे देते तो वो मिट्टी में ही मिट्टी बन जाते थे, मिट्टी के खिलौने। लेकिन प्लास्टिक के खिलौने वो जल्दी मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसीलिए हमें मिट्टी के खिलौने लेने चाहिए, जिससे हम प्रदूषण ज़्यादा ना हो, मृदा प्रदूषण। ठीक है, नगर और शिल्प। और अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। किससे? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। वहीं सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और तांबे, कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तु क्या थी? मनके बाँट और फलक। क्या थी? मनके बाँट और फलक, याद रखिएगा। पत्थर के बाँट देखो, ये जो है ये पत्थर के बाँट है, देखने में कपूर लग रहा है। पत्थर के बाँट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। अब चर्ट पत्थर देखिए, इस पत्थर से बनाया गया था, चर्ट पत्थर इंपॉर्टेंट है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। अब ये पूछ सकते हैं कि जो बाँट थे वो किस पत्थर से बनाए थे? तो चर्ट पत्थर से। ठीक, और बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया जाता था। ये किसके लिए काम आता था? बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए। ठीक, ये पूछ सकते हैं। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ठीक, ये जो बाएं तस्वीर बनी है इसमें क्या कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर उनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। सोचिए कितना कठिन कार्य होता था। आजकल तो मशीनें हैं, लेकिन तब मशीनें नहीं हुआ करती थी, कितना कठिन होता था। मध्य में दाएं पत्थर के जो धारदार फलक, जो मध्य में है, ये दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये देखिए धारदार फलक। तो नीचे जो है कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति। ये देखिए आप कई जगह ये मूर्ति देखे होंगे, ज़्यादातर हर किताब में। कढ़ाईदार वस्त्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कढ़ाईदार वस्त्र, इसका मतलब वो लोग उस समय कढ़ाई भी जानते थे वस्त्रों की। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। पृष्ठ 27 पे आप देखते हैं, वहाँ पे हमें किसके? जानवरों के चित्र मिलते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे जानवरों के चित्र मिलते हैं पृष्ठ 27 पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक, देखो पृष्ठ से। अब आप एनसीईआरटी की बुक में पृष्ठ 6 देखिएगा, पेज नंबर 6। उस पर आप देखिएगा कि लाल मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। ठीक है, उसी पे सुराही, वो एक मटकी जैसी बनी हुई है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बांध बनाते थे? आप देखिएगा अध्याय 2 में, आप एक बार फिर से देखिएगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक, जो यहाँ पे तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिलते हैं। ठीक, फूलदान के ढक्कन, पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। मतलब 7000 साल पहले से मेहरगढ़ में ये सब होता था, मोहनजोदड़ो पे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, मिस्त्री, विशेषज्ञ जो किसी चीज के लिए हर चीज को विशेष जानता हो। ठीक, उसके लिए तैयारी करी हो, उसने खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक, प्रशिक्षण काफी अच्छे से लिया हो, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक, पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ठीक है, पृष्ठ 28 पे आइए देखते हैं। ये देखिए कि ये इसका मूर्ति का जो चेहरा है कितने आकर्षक ढंग से बनाई गई है। इसकी ये दाढ़ी बनाई गई है
कितने अच्छे से इसके कान, नाक, होंठ इत्यादि चीजें बनाई गई है। और इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी विशेषज्ञ अच्छी तरह से जानता नहीं होगा तो इतनी अच्छी मूर्ति नहीं बना पाता। इसका मतलब वहाँ के लोग उस समय भी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और अच्छे विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छे विशेषज्ञ। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। ठीक, हर कोई तो ऐसी मूर्ति बना नहीं सकता, हर व्यक्ति कोई चीज में विशेषज्ञ तो हो नहीं सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुषों ही सब ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। महिलाएं और पुरुष दोनों थे इस काम में। फेंस क्या चीज होते हैं देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, पत्थर और शंख। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाई वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा फेंस के बारे में। फेंस जो होता था इसको बनाया जाता था, किससे बनाया जाता था? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण और गोंद से मिलाकर बनाई जाती थी। इसके बाद उसके ऊपर क्या करता था? चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, कच्चा माल तो आप जानते होंगे। ठीक, कच्चा माल जो हमारे प्राकृतिक रूप से मिले या फिर हमें धरती के नीचे से मिले, जो चीज हमें मिलती है वही कच्चा माल होता है। ठीक, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास का कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात कराते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? ओमान से उस समय। ठीक, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। टिन का कहाँ? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं इनमें से कुछ भी, कई प्रश्न इससे बन सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि हड़प्पा कालीन में सोने का आयात आधुनिक कहाँ होता था? कर्नाटक से होता था, और ये सब पूछ सकते हैं। और टीन का कहाँ से मंगाया जाता था? ठीक है, यही सब पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है इधर। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। ये खिलौना है, ये एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक, पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? पहिए वाले वाहन की जानकारी दी गई है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दी गई है या नहीं दी गई है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी? ज्ञात है क्या? दिखेगा। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। वे हड़प्पा में तो लोग रहते थे, उसके अलावा नगरों में रहते थे और गांव में भी रहते थे। ठीक है, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जैसे आज हमारा शहर है और गांव से लोग सामान लेके आए शहर में बेचने। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। जब बारिश नहीं होती थी तो कुछ तो तरीके करते होंगे पानी के लिए। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब नालियां बना बना के पानी लाया जाता होगा किसी तरह और उसी से सिंचाई कर दी जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? गाय, भैंस और बकरियां, भेड़। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था।
ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते, मछलियां पकड़ते थे और हिरण हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं, इसका मतलब मछलियां भी पकड़ते थे। ठीक। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण निरीक्षण करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छ के इलाके में, कच्छ कहाँ है आपको पता है? पता लगाइए अपने एटलस में। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया पत्थर में खुदा पाया गया था। ठीक है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला दिया गया, या यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, ठीक, के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। ठीक। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, जिसको क्या गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई छाप मिले हैं। ठीक है। यहाँ भी छाप मिले हैं, कहाँ? लोथल में। ये देखिए क्या है, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक। ये देखिए तालाब। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। ठीक, कहाँ? लोथल में। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होता है ये देखते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। भाई मुहर आज क्यों लगाते हैं? मुहर लगा देते हैं तो ये चीज पता चल जाती है ये चीज कहाँ की है, किस डिपार्टमेंट की, क्योंकि मुहर में डिपार्टमेंट और सब कुछ लिखा होता है। जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक, ये देखिए इधर कैसे गीली मिट्टी लगा के उसके ऊपर मुहर ठग दी गई है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। आज मुहर हर चीज के लिए उपयोग होती है। आप कहीं कॉलेज में जाइए या फिर किसी दफ्तर में जाइए या कहीं भी जाइए, आपके हर एक इंसान के पास देखेंगे, वो चाहे प्रिंसिपल हो या कोई अधिकारी हो या कोई भी हो, उनके सबके पास अपनी मुहर होती है। ठीक है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक, कब से? 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। देखें, लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। झुग्गीनुमा घर जानते हैं? वही झोपड़े झुपट्टी सब। यह सब क्यों हुआ? आइए पता लगाते हैं। कुछ पता नहीं, अभी हम कुछ नहीं पता। कुछ विद्वान को कहना है। अच्छा, ये कैसे नष्ट हुआ आज तक कोई नहीं जान पाया। ये कैसे, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये पानी से नष्ट हुआ, कोई कहता है कि भूकंप आया, कोई कहता है कुछ कुछ कहता है कोई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये सब हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये सब है, मोहनजोदड़ो है, ये सब कैसे नष्ट हुआ, कैसे क्या हो गया था लोग यहाँ पे, और कैसे लोग सब नष्ट हो गया। ठीक है। जंगलों का विनाश हो गया था लिखा है। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। सोचिए, अभी तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि ये नगर थे, हड़प्पा था, ये लोथल था, ये मोहनजोदड़ो था, इनका सबका कैसे अंत हो गया, अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, हर जगह थोड़ी ना बाढ़ होगी। आपने
मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, उसमें तो भाई बाढ़ ही दिखाते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। अब अपने एटलस में मिस्र ढूंढिए। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। कहाँ के? नील नदी के। इसका मतलब नील नदी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे ये पता चल रहा है कि नील नदी भी मिस्र में है। ठीक। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। सोचिए, जो पिरामिड आप देख रहे हैं, इनको बनने में कई साल लग गए। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। ठीक, आपने कई फिल्में देखी होंगी इनके बारे में। उनके शवों को साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। जाने, अगर सोचिए, शवों को दफनाने में सबसे ज्यादा धन दौलत कहाँ खर्च किया जाता था? मिस्र में। पहले तो लोग किसी को दफनाते हैं तो कैसे दफनाते हैं? कुछ कफन ले आए और गड्ढा खोदा और जो भी खर्चा पानी थोड़ा बहुत हुआ वो करके दफना दिया। लेकिन इसमें सोचिए कितना खर्चा होता था। सोना, चांदी, खाने वाने के लिए और वाद्य यंत्र, बर्तन, अन्य चीज, ये सब सब रख के तब दफनाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? भाई बिल्कुल नहीं। मरने के बाद क्या होता, आज भी अगर खोदिए तो वहां सिर्फ हड्डियां मिलेंगी और सब सामान अगर बचा होगा तो मिलेगा। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल में से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो से तुम क्या देखोगे? ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन कल्पना करो। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। तुमने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल में से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ठीक, आप सुनिए, कर रहे हैं। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? पैदल करेंगे या फिर बैलगाड़ी और गाड़ी लेंगे तब करेंगे? तुम्हें तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ। और मोहनजोदड़ो से तुम क्या नगर जानते हैं? नगर दुर्ग। ठीक, नगर नगर जैसे हुआ। और नगर दुर्ग में आपने ऊपर पढ़ा था कि नगर दुर्ग में लोगों ने इमारतें बनवाई। ठीक, नगर दुर्ग भी जगह ही थी। एक शासक जानते हैं, लिपिक। लिपिक किसे कहते हैं? जो लिखता हो। ठीक, जिसे आप मुंशी कहते हैं एक हिसाब से। ठीक, जो लिखने का कार्य करता हो। ठीक, लिपिक उसे कहते हैं, मुंशी। मुहर, शिल्पकार। अब हम लिपिक अपने आप को नहीं कहेंगे, लेकिन जो लिखने का कार्य करता हो, जैसे किसी ऑफिस में या कहीं भी किसी जगह पे किसी हम ऐसे इंसान को बैठा ले जो छोटा मोटा लिखने का काम देखता हो, करता हो। ठीक, उसे हम लिपिक कहेंगे। मुहर आप जानते हैं, शिल्पकार। ठीक, शिल्पकार हम किसे कहते हैं? मिस्त्री को। ठीक, जो मिस्त्री हो किसी चीज का, ठीक, उसे हम शिल्पकार कहते हैं, जिससे कोई चीज बनाता हो। धातु जानते हैं, विशेषज्ञ, किसी चीज के विशेषज्ञ हो, जैसे कच्चा माल। ठीक, रॉ मटेरियल। हल, सिंचाई। ठीक है, अब जाएंगे। आओ याद करें, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? हम लोग भी हैं, देखते हैं कि पुरातत्वविद जो थे वो लोग कैसे जान जाते थे कि यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। क्योंकि वहाँ पर उन लोग चीज़ों के साक्ष्य मिलते थे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती थी जिन लोग को पता चलता था। जैसे हड्डियाँ मिलती थी मछलियाँ की, तो वो लोग जान जाते थे कि उस समय लोग मछलियाँ खाते भी होंगे। ठीक है, गेहूँ के कुछ दाने मिल गए, मतलब गेहूँ भी होता होगा उस समय। ठीक, इसी तरह कपड़ों के भी साक्ष्य मिले होंगे किसी तरह। ठीक, तो वो लोग जान गए होंगे कि हाँ, यहाँ कपड़ा मिलता था, कपड़े भी लोग। निम्नलिखित को सुमेलित करो। तांबा हमारा कहाँ पाया जाता था? राजस्थान में। सोना उस समय कहाँ पाया जाता था? कर्नाटका में। टीन कहाँ पाया जाता था? अफगानिस्तान। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ? गुजरात में। एक बार याद कर लीजिए और फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तांबा राजस्थान में, सोना कर्नाटक में, टीन अफगानिस्तान और बहुमूल्य पत्थर गुजरात में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग
7,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, कब से? 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। कब हुआ था? से लगभग 4700 साल पहले नगरों का आरंभ हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3900 साल पहले। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नगरों का अंत 3900 साल पहले हो गया था। उसके बाद 1400 साल बाद फिर से धीरे धीरे नगरों की स्थापना होने लगी। ठीक है, और नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले। कब हुआ था? 2500 साल पहले। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, फिर अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। धन्यवाद।